नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। वहीं इस अवसर पर राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित बुद्धा टेम्पल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से सभी संस्करणों में हमेशा समाज को जागरूक करने की बात कही है और इसी के साथ साथ पर्यावरण को बचाने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक पेड़ लगाने का आह्वान किया तो निश्चित रूप से हमें उससे बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। आज उनके मन की बात का 111वां संस्करण आज उन्होंने हम सबके सामने रखा और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं के उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो बरसों बरसों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है और आज उन्होंने एक पेड़ जो लगाने का आह्वान किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व पर हम पहले से भी योजना बना रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे, इसके लिए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र वही राजधानी देहरादून के मुख्यमंत्री आवास से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी दायित्वधारी राज्य मंत्रियों के साथ विशेष बैठक की। वही बैठक को लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर सभी को बधाई दी गई और बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार, संगठन और दायित्वधारी मिलकर एक योजना के तहत जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो आने वाले समय में जनता तक पहुंचाया जाए। कि लोकसभा की चुनाव के बाद ये विजय की जो है वो प्रथम बधाई एक संदेश भी था, उसमें बैठक भी हुई। सब दायित्वधारियों ने और सभी संगठन के लोगों ने मिलकर जो ये पांचों की पांचों लोकसभा जीत दर्ज कराई, इसके लिए हम सब लोग मिले और साथ में सरकार, संगठन और जो हमारे दायित्वधारी हैं वो मिलकर आने वाले समय में एक योजना के तहत हम जो जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे और संगठन और सरकार का जो समन्वय है वो है दायित्वधारी। तो इसको लेकर एक बैठक हुई और आने वाले समय में आपको और दिखेगा कि जनता के बीच में जो है वो जो दायित्वधारी हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता को कहीं ऐसा ना हो कि जो मालूम ना हो, उनको भी वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे और काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मंगलवार उपचुनाव को लेकर देखिए, प्रत्येक प्रत्याशी अनेकों दावे करते नजर आ रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने दावा किया कि अगर यहां की जनता उन्हें विधायक बनाती है तो ये अपनी मिलने वाली विधायक निधि से अलग 3 गुना विधायक निधि अपने पास से खर्च कर मंगलौर क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोग उन्हें भारी समर्थन दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता विधायक अवश्य बनाएगी।
तो देखिए उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पार्टी लगातार जुटी हुई है और वहीं देखिए जीतने पर विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है और इसी के साथ देखिए लोगों से भारी समर्थन भी मिल रहा है। करतार सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और उपचुनाव के लिए देखिए उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है ये भी दावा किया है कि अगर जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वो अपने निधि से 3 गुना निधि अपने पास से लेकर लोगों पर और विकास कार्यों पर जो है खर्च करेंगे। तो देखिए आपको बताते चले लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके पास आपको बताते चले कि जो भी सांसद बने हैं उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और उस विधायकी के लिए देखिए दोबारा से उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में भी देखिए तमाम पार्टी जो है अपनी अपनी दावे करी और इस बीच करतार सिंह ने भी लोगों से दावे और वादे के तहत चुनाव में उतरने का अपील किया है। और वहीं 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों में जीत का दर्ज करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है और इस बात को लेकर कांग्रेस के किच्छा विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कहा कि पूरे देश के अंदर भाजपा का ग्राफ गिरा है और अगर उत्तराखंड में तीसरी या चौथी चरण में लोकसभा चुनाव होता है तो परिणाम कुछ और ही होता और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को लगता है कि वो भाजपा को वोट देकर चूक गई है तो इस बार हम बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट जरूर जीतेंगे। देखिए पूरे देश के अंदर भाजपा का ग्राफ गिरा है तो निश्चित रूप से यहाँ क्योंकि पहले चरण में चुनाव हो गया, अगर यहाँ भी तीसरे चौथे चरण में चुनाव होता तो यहाँ भी रिजल्ट कुछ और होता। अब यहाँ की जनता को भी लग रहा है कि हमसे भी चूक हुई है, हमको भी भाजपा को हराना चाहिए था, तो इसलिए दोनों सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटें हम जीते। लाल कुआं के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बरसात के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि तेज बरसात के बाद काशीपुर रेल लाइन की ओर से पानी के जनसैलाब से हड़कंप मच गया है। वहीं लोग गहरी नींद में सोते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ देखिए मोहल्ले में अत्यधिक पानी आने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है जिससे लोगों ने बमुश्किल एक दूसरे के सहारे से घरों से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घरों में रखा राशन, कपड़े आदि सामान पूरी तरह से पानी में बह गया जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गनीमत रही कि बरसात के तेज बहाव में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं खड़ी मोहल्ले में बता दें कि रहने वाले गरीब परिवार के घर में पानी डूबकर जलमग्न हो गया है, लेकिन इन गरीब परिवारों की सुध लेने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा। रानी पोखरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में अविवाहित होते हुए बच्चे को जन्म दिया है। मामले में जांच के बाद पुलिस ने अपनी ओर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस ने सीडब्ल्यूसी को दे दिया है। वहीं रानी पोखरी थाने के कार्यवाहक प्रभारी मनवावर नेगी ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं सीडब्ल्यूसी की टीम को भी मामले की जानकारी देकर बुलाया गया है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में लंबे समय से ब्लड बैंक बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन अब ये ब्लड बैंक गांधी शताब्दी से हटकर जिला अस्पताल यानी कि
कोरोनेशन अस्पताल में बनने के लिए प्रस्तावित हो गया है। और इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि ब्लड बैंक का प्रस्ताव गांधी शताब्दी अस्पताल को ही भेजा गया था, लेकिन अब वो अस्पताल तक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है तो उसकी जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है। और इसके बाद से देखिए, आपको बताते चले कि जो स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं है, इसके बाद से देखिए जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब कोरोनेशन अस्पताल में ब्लड बैंक बनाने पर चर्चा की जा रही है और जैसे ही जगह के आवंटन पर शासन स्तर से कार्यदायी संस्था नामित होती है तो देखिए इसका विस्तृत आकलन तैयार कर महानिदेशालय की तरफ से शासन से बजट की मांग की जाएगी। ब्लड बैंक के लिए हमने ये प्रपोजल गांधी शताब्दी हॉस्पिटल का भेजा हुआ था, लेकिन क्योंकि गांधी शताब्दी हॉस्पिटल एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है तो उसमें जो जमीन है स्वास्थ्य विभाग के नाम न होने के कारण इसमें भारत सरकार के स्तर से एक आपत्ति लगाई गई है। इसलिए अब इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल में ही जगह उपलब्धता के अनुसार बनाने के लिए इसमें आगे चर्चा की जा रही है। तो आज ही मेरे द्वारा वहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्तालाप किया गया था और वहाँ पे जगह की उपलब्धता उनके द्वारा बताई गई है। तो कार्यदायी संस्था नामित करने के लिए उनके द्वारा आज ही महानिदेशालय को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। बता दें कि ये पूरी जानकारी सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने दी है, जहां पर शासन ने देखिए बजट की मांग की जाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये अस्पताल का पूरा मामला बता रहे हैं जहां पर ब्लड बैंक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। तो वही देखिए गांधी शताब्दी में ब्लड बैंक बनाने की कवायद थी, लेकिन इस बीच उसे बदल दिया गया है और कोरोनेशन जो है दे दिया गया है वहां पर। और इसी के साथ साथ देखिए ब्लड बैंक की जो कायद है उसको लगातार सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से ही बात की जा रही थी। और इस बीच जो है जानकारी यही निकलकर सामने आई कि महात्मा गांधी शताब्दी से जो है इसे परिवर्तित करके दूसरे हॉस्पिटल में दिया जाए। और फिर उसके बाद से देखिए बजट की पूरी तैयारी की गई और इसी के साथ साथ ये जानकारी निकलकर सामने आई कि अब जो है इसे परिवर्तित करके गांधी शताब्दी से अलग जो है विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बात की जानकारी देखिए सीएमओ ने दिया है और शासन ने देखिए इस चीज के लिए बजट की भी मांग की जाएगी। वहीं 3 नए कानून लागू होने के संबंध में देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के जमाने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है। और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से अब वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है उसको तेजी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सभी प्रदेशवासियों को, पुलिस विभाग को, आम जनता को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए राज्य को, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश का फिर से काम उन्होंने शुरू कर दिया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और एक बार नहीं अनेक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से उस सब के लिए सारे उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगातार कामों को आगे बढ़ाए, लगातार उसकी समीक्षा करे, जहां जो कमी है उसको ठीक करे और सुशासन और विकास के मामले पर तेज गति से आगे बढ़े। इसलिए हम लोगों ने ये समीक्षा और ये बैठकों का क्रम बनाया हुआ है और ये क्रम निरंतरता से जारी रहेगा। उसके पीछे हेतु है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो
उनको आसानी से उनके काम हो, कहीं पर भी जो है उनको परेशान न होना पड़े। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस आज से 3 दिन रद्द रहेगी। जी हां, रुड़की स्टेशन पर चल रही है इंटरलॉकिंग का काम। तो वही आपको बता दें कि इंटरलॉकिंग के बाद काम के चलने के बाद वंदे भारत ट्रेन रद्द कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली से कि जो बीच चलती है ट्रेन, उसे रद्द कर दिया गया है और 4 जुलाई से सभी ट्रेनों का संचालन होगा सामान्य। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को 3 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 4 जुलाई से फिर से सुचारू रूप से इसका संचालन कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देहरादून दिल्ली से जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसे 3 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। सड़क स्टेशन पर चल रहा है, देखिए इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से 3 दिन के लिए जो है रद्द कर दी गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा के दौरान आपको बता दें कि बहादुराबाद नहर पटरी पर अस्थायी दुकानें लगाई जाएंगी और इसी के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग ने भंडारे और जूस कॉर्नर संचालकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन न करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस की दुकान लगाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और दुकानों को सील भी की जाएंगी। और देखिए, विभाग के अधिकारी ने बताया है कि यह कदम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है और खाद्य सुरक्षा संबंधी भी टीम तैयार कर दिया गया है और दुकानदारों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारा जो कांवड़ मेला स्टार्ट होने वाला, उससे पहले हम लोग चेकिंग अभियान, वैसे तो लगातार ही हमें चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। आज भी हम लोगों ने पनीर के इस पे एक प्रतिष्ठान में कार्रवाई की थी, जिसमें हमने सैंपलिंग भी की थी संयुक्त गढ़वाल मंडल की टीम के साथ, हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशन पे। और लेकिन जब ये कांवड़ का आपने बताया, कांवड़ शुरू होने वाला है, उसके लिए हमारी टीम पहले से गठित हो चुकी है और कांवड़ से पहले भी हम कार्य करेंगे, जिसमें कि हमें हमारी FSW को भी हम मांग करेंगे कि मौके में ही इस पर निरीक्षण हो और मौके पर जांच हो। अगर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिसपे कि संदेह हो, उसके लीगल सैंपल ले जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज वस्तु पाई जाती है टेस्टिंग में, उसको हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हरिद्वार में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से रानीपुर मोड़ पर जलभराव हो गया है। जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव में एक छोटा लोडर वाहन फंस गया है और देखिए, लोडर वाहन के फंसने के बाद से वाहन चालक पानी से जो है गुजर रहा था, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाया, लिहाजा वाहन बीच में ही बंद हो गया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। और खबर देहरादून से है, जहां 3 नए कानून लागू हुए हैं और 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून को लेकर उत्तराखंड की पूरी तैयारी है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्चुअली बैठक में जानकारी दी है, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की और योजनाओं का पूरा जायजा लिया। कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, बार काउंसिल के अध्यक्ष जी एवं सभी प्रदेश भर से आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर जुड़े हुए सभी हमारे नागरिकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर कि जिस दिन आज भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर
आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेजों के कानून और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। आप सभी जानते हैं 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था उनको ठीक किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल, सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। साथियों, अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है और ये तीनों कानून इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांतों को पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे और जो अपराध हैं उन अपराधों को पूरी तरह से रोकने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही ये कानून जो हमारी गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक नए भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। वो मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रमाण है। ये विधायी परिवर्तन आजादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा देने का भी कार्य करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से, जैसा अभी डीजीपी साहब बता रहे थे, पूरी तरह से स्वदेशी होगी और जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करना जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करे और अधिक मजबूत करे, लोगों का और भरोसा कानून पर हो। अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को, अभी मैं 2 दिन पहले आप सब लोगों के साथ बैठा था, हमने जो आपका प्रेजेंटेशन देखा, तो निश्चित रूप से अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी और 15 दिन के भीतर इस 0 एफआईआर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।